तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। आज के इस तज्जिये में हम बात करेंगे चीन की तारीख पर, जो कि सच में किसी ड्रामे से कम नहीं। एक ऐसी तहजीब जहां बहुत बड़े मसाइल पैदा हुए और उनके इतने ही हैरानकुन और जबरदस्त हल निकाले गए। ये सिर्फ पुरानी बातें नहीं हैं, इनका असर आज की जदीद दुनिया और आलमी सियासत में भी साफ महसूस किया जा सकता है। खैर, आइए इसमें डीप डाइव करते हैं। आज हम शुरुआत करेंगे इब्तिदाई दरियाओं और खानदानों से, फिर मैंडेट ऑफ हेवन यानी आसमानी हक के हुक्मरानी का कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसके बाद इस अफरा तफरी के दौर के फलसफों को देखेंगे, पहली अजीम सल्तनत के क़याम पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इस ज़बरदस्त इत्तेहाद के लिए उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ी। तो पहला हिस्सा है दरिया और इब्तिदाई शाही खानदान। बात है तकरीबन 8000 कब्ल मसीह की। येलो रिवर यानी दरियाए जर्द के किनारे एक बहुत ही खौफनाक मसला था, और वो था तबाहकुन सैलाब जो सब कुछ बहा ले जाता था। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये हमें माजी के कुछ बहुत अहम अदवार में ले जाती है। 2100 कब्ल मसीह का शिया खानदान, 1600 में शांग, फिर 1045 में शाओ और आखिर में 221 कब्ल मसीह का चिन खानदान। ये सिर्फ नाम नहीं है, इनमें से हर एक ने तारीख का एक बिल्कुल नया और हैरानकुन बाब शुरू किया। वैसे डायनेस्टी का सीधा सा मतलब है एक ही खानदान की मुसलसल हुक्मरानी, लेकिन इसकी शुरुआत की कहानी बड़ी मज़ेदार है। सैलाब को रोकने के लिए एक इंजीनियर था यू, जिसने इतना शानदार नहरी निज़ाम बनाया, और वो भी ऐसी लगन से कि वो लगातार 13 साल तक अपने घर ही नहीं गया। मतलब नाकाबिले यकीन। इस ज़बरदस्त कामयाबी पर उसे सीधा बादशाही बना दिया गया, और यहीं से पहले शाही खानदान यानी शिया डायनेस्टी की बुनियाद पड़ी। एक ऐसा पॉलिटिकल फ्रेमवर्क जिसने सदियों तक आगे का रास्ता तय किया। इसके बाद आती है शांग डायनेस्टी, जिन्होंने तहजीब को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। कांसी के औजार और रथ वाली जंगों के साथ साथ इनकी सबसे अनोखी इजाद थी ऑरेकल बोन्स पर लिखी जाने वाली तहरीर। होता यह था कि काहिन उन हड्डियों पर सवाल लिखते, उन्हें गर्म करते और फिर जो दरारें पड़ती उनसे देवताओं के जवाब पढ़े जाते थे। इंसानी तारीख में आज़ादाना तौर पर राइटिंग सिस्टम की इजाद बहुत ही कम हुई है, और ये उसी की एक बेहतरीन मिसाल है जो आज की जदीद चीनी जुबान की बुनियाद बनी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द मैंडेट ऑफ हेवन। 1945 कब्ल मसीह में जंग मोए के दौरान एक बड़ा बहरान तब पैदा हुआ जब शांग खानदान को इन्हीं के मातहतों ने यानी जाओ खानदान ने एक पुरतशद्दुद बगावत के जरिए तख्त से गिरा दिया। अब इस कोट को देखिए। तारीखदानों ने लिखा है कि जो शिकस्त खुर्दा शांग बादशाह था, वो इस कदर अय्याज था कि उसने अपने लिए शराब की एक बहुत बड़ी झील बनवाई और उस झील के बीचों बीच गोश्त का एक जंगल खड़ा कर दिया। मतलब हद होती है। अब इस किस्म के जवाल और अखलाकी गिरावट ने एक नया मसला खड़ा कर दिया, जिसके हल के लिए एक बिल्कुल नई पॉलिटिकल थ्योरी की जरूरत थी। और यहीं से निकलता है वो शानदार कॉन्सेप्ट जो ज़्याओ खानदान ने अपने कब्जे को जस्टिफाई करने के लिए पेश किया, द मैंडेट ऑफ हेवन। इसका सीधा सा मतलब यह था कि बादशाही का हक सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो नेक और काबिल हों। अगर कोई हुक्मरान जालिम हो जाए तो आसमान खुद कुदरती आफात या बगावतों के जरिए उससे यह हक छीन लेता है। यह कितना पावरफुल आइडिया था, इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि यह हजारों साल तक चीनी सियासत पर हावी रहा। अब इस नंबर को जरा ध्यान से देखिए, 1537। ये ज़ाओ दौर की एक ऐसी हैरानकुन टेक्नोलॉजिकल छलांग थी जो वाकई हैरत में डाल देती है। उन्होंने ऐसी मिट्टी की भट्टियां बना ली थी जिनमें वो लोहे को इतने शदीद टेम्परेचर पर पिघला सकते थे। और आपको पता है, ये वो टेक्नोलॉजी थी जो यूरोप तक पहुंचने में अभी मजीद 1800 साल लगने थे। उस एक ईजाद ने उन्हें बहुत ही मजबूत औजार और हथियार बनाने के काबिल बना दिया। खैर, कहानी आगे बढ़ती है तीसरे हिस्से की तरफ, अफरा तफरी के दौर के लिए फलसफे। वक्त गुजरा, जाओ की बादशाहत कमजोर हुई और टुकड़ों में बट गई। ये वॉरिंग स्टेट्स का बहुत ही खूनरेज दौर था। ऐसे माहौल में मुआशरे को बचाने के लिए किसी फिक्र, किसी दानिशवराना हल की शदीद जरूरत महसूस की जाने लगी। यहां पर यह मुआजना देखना बहुत दिलचस्प है। एक तरफ कन्फ्यूशियस थे, जिनका मानना था कि इंसान फितरी तौर पर अच्छा है और मुआशरे में ऑर्डर लाने के लिए बाहमी एहतराम, खानदानी रिश्तों और हमदर्दी की जरूरत है। इसी सोच ने बाद में सिविल सर्विस एग्जाम्स की बुनियाद रखी। लेकिन दूसरी तरफ थे लीगलिस्ट। उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल उल्टा था। वो समझते थे कि इंसानी फितरत बुरी है, इसलिए नज़्म ज़ब्त लाने के लिए शदीद सख्त कानून और डंडे का इस्तेमाल जरूरी है। अजीब बात यह है कि सख्त कवानीन और रियासती कंट्रोल की यह बहस आज की दुनिया में भी वैसे ही चल रही है।
इन्हीं गर्मा गर्म बहसों के दरमियान डाओइज्म का बिल्कुल ही अलग फलसफा सामने आया। उनका सीधा सा फंडा था कि कायनात के नेचुरल फ्लो को तस्लीम करो और वू वे यानी बेअमली के जरिए अमल करो, बस नेचर को अपना रास्ता खुद बनाने दो। इन तमाम मुख्तलिफ सोचों ने मिलकर चीनी फलसफे के इस सुनहरी दौर को जन्म दिया जिसे हम आज 100 स्कूल्स ऑफ थॉट के नाम से जानते हैं। आइए अब चौथे हिस्से पर आते हैं, पहली अजीम सल्तनत की तश्कील। अब हमारी कहानी का फोकस शिफ्ट होता है चिन रियासत पर। ये लोग सरहदी इलाकों में रहते थे और बाकी रियासतें उन्हें तकरीबन जंगली ही समझती थीं। पर जिंदा रहने के लिए उन्होंने सख्त गिर लीगलिज्म अपना लिया और मिलिट्री पावर पर सब कुछ लगा दिया। वैसे इस स्लाइड के हवाले से एक बहुत ही मज़हका खेज और मज़ेदार वाक़या है। चिन के बादशाह हुई को सिचुआन के अमीर इलाकों पर कब्जा करना था, तो उसने क्या किया? उसने सोने से रंगी हुई पत्थर की 5 गायें बनवाईं और पड़ोसी रियासत शू के बादशाह को गिफ्ट भेज दी। इस लालची बादशाह ने उन सोने की गायों को अपने इलाके में लाने के लिए पहाड़ों में एक पूरी सड़क बनवा डाली और बस चिन के फौजी उसी सड़क से दाखिल हुए और कब्जा कर लिया। यह वाकई एक कमाल की चालाकी थी। फिर 221 कबल मसीह में ये सारी फतूहात अपने उरूज पर पहुंची। एक नौजवान बादशाह ज़ेंग ने तमाम छोटी बड़ी रियासतों का सफाया कर दिया। उसने तारीख का रुख ही बदल डाला और खुद को चिन शी हुआंग यानी पहले शहंशाह का अजीम खिताब दिया। और अब आखिरी हिस्सा, इत्तेहाद की कीमत। चलिए देखते हैं कि इस चिन रियासत ने इन सब बिखरी हुई और अलग अलग रियासतों को जबरदस्ती एक मजबूत स्टेट में कैसे बदला। ये एक ऐसा अमल था जिसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। यहां देखें कि शहंशाह और इसके चीफ मिनिस्टर ली से ने कितनी हैरानकुन हद तक हर चीज स्टैंडर्डाइज कर दी। इसे आप ईस्ट एशियन आइकिया कह सकते हैं। कवानीन से लेकर वजन और पैमाइश, सड़कें, गाड़ियां, यहां तक कि चौकोर सुराख वाले तांबे के सिक्के और रस्मुल खत, सब कुछ पूरे मुल्क में एक जैसा कर दिया गया। ये एक सख्त किस्म की जबरदस्ती थी जिससे आज की अजीम सेंट्रल गवर्नमेंट्स के लिए बुनियाद फराहम हुई। लेकिन एक मुसीबत थी। इस पूरे सिस्टम को बचाने के लिए इंतहाई खौफनाक जहनी दबाव और जुल्म का सहारा लिया गया। स्टेट ने किसी भी दूसरे नजरिए को बर्दाश्त नहीं किया। 213 कबल मसीह में एक सख्त कंट्रोल नाफिज करने के लिए अलग सोच वाली किताबें जला दी गईं और बात यहां तक पहुंची कि स्टेट के खिलाफ बोलने वाले स्कॉलर्स को जिंदा दफन तक कर दिया गया। अब जरा इस फिगर को देखिए, 7 लाख। ये एक नंबर नहीं, इस एम्पायर की ह्यूमन कॉस्ट है। तारीख बताती है कि इन 7 लाख मजदूरों से जबरी मशक्कत लेकर शहंशाह का वो मशहूर टेराकोटा आर्मी वाला मकबरा बनवाया गया। और सबसे अजीब बात सुनिए, जिस शहंशाह ने अमर होने के लिए एक आबे हयात पीना शुरू किया था, उसमें असल में संख्या शामिल था, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई हो गई। वैसे चिन डायनेस्टी सिर्फ 15 साल ही चल सकी और बगावतों के नतीजे में ख़त्म हो गई। लेकिन गुफ्तगू ख़त्म करने से पहले इस आखिरी और अहम सवाल पर ज़रा सोचिए, क्या उस पहले शहंशाह का वो जालिमाना रवैया और जबरी कंट्रोल वाकई एक मुत्तहिद चीन बनाने के लिए ज़रूरी था? सियासत और स्टेट मशीनरी भले ही जल्दी टूट गई हो, पर वो जो सकाफती वर्सा छोड़ गए उसने तारीख को हमेशा के लिए बदल दिया। ये वाकई सोचने की बात है कि क्या इतनी बड़ी तब्दीली लाने के लिए हमेशा इतनी ही भरी कीमत चुकानी पड़ती है। उम्मीद है इस तज्जिए से इस पेचीदा तारीख को समझने में आपको भी मजा आया होगा। Spin ka panashi makhj zama pad spin ka panashi sabar ba mizrasta da didan shi sabar ba mizrasta da didan shi makhj zama pad spin ka panashi makhj zama pad spin ka panashi sabar ba mizrasta da didan shi sabar ba mizrasta da didan shi maktab ka tu din madi gama
न मड़ी गमा मख्तब कतूद न मड़ी गमा मख्तब कतूद न मड़ी गमा स्तरगी टोल कमे बदानशी सबर बा मिजरस्ता दीदानशी मख्ज जमा पट बसपिन का पनाशी मख्ज जमा पट बसपिन का पनाशी सबर बा मिजरस्ता दीदानशी सबर बा मिजरस्ता दीदानशी खुमारो दे रंजुर काड़िया स्तरगो खुमारो दे रंजुर काड़िया स्तरगो खुमारो दे रंजुर काड़िया उसका इलाज में बुलंदानशी सबर बा मिजरस्ता दीदानशी मख्ज जमा पट बसपिन का पनाशी मख्ज जमा पट बसपिन का पनाशी सबर बा मिजरस्ता दीदानशी सबर बा मिजरस्ता दीदानशी पुख्तना वले नाराज़े उसमें पुख्तना वले नाराज़े उसमें पुख्तना वले नाराज़े आसे बखराब दमीने ख्वानशी सबर बा मिजरस्ता दीदानशी मख्ज जमा पट बसपिन का पनाशी मख्ज जमा पट बसपिन का पनाशी सबर बा मिजरस्ता दीदानशी सबर बा मिजरस्ता दीदानशी बर्बाद अब्दुल ज़रीन क्रमा असीद बर्बाद अब्दुल ज़रीन क्रमा असीद बर्बाद अब्दुल ज़रीन क्रमा ओ आवाज़ द खालिद शाह मिज़र पेवानशी सबर बा मिजरस्ता दीदानशी मख्ज जमा पट बसपिन का पनाशी मख्ज जमा पट बसपिन का पनाशी